हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सादिक हुसैन कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट इसमें आता है मैग्नेटिज्म का। थोड़ा बहुत जानते ही आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा। क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट होता है, हम लोग ज़्यादातर बार मैग्नेट देखा होगा। अलग अलग शेप के मैग्नेट होते हैं। बार मैग्नेट हमने देखा है किस टाइप से होता है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का होता है इस तरह से ना। एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है ना। हमने बेसिकली पढ़ा हुआ, जानते हैं इतना कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर करती हैं। यहाँ पर टर्म आता है कि एंटर करती है ना, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाता मैं वहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, इमर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर खत्म हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ तरफ एंटर होती हैं और अंदर भी मूव करती हैं, मैग्नेट के अंदर भी मूव करती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ना। क्या है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ तरफ एंटर करती हैं। ये फील्ड लाइन्स को दिखती हैं क्या? कभी नहीं दिखती है, बस इमेजिनरी होती है। देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर पेपर ले लें, मैग्नेट ले लें, पेपर मैग्नेट के ऊपर पेपर रखें और जो आपका आयरन फिलिंग्स हो या मैग्नेटिक फिलिंग्स हो, है ना, फिलिंग्स हो, उसको स्प्रिंकल जब करते हैं तो एक लाइन्स बन जाती है। देखा होगा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट छोटा सा, मैं चाहूँ तो करा दूंगा आपको। तो वो लाइन्स होती हैं या कह सकते हैं छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं ना। आयरन स्प्रिंग क्या है, आयरन स्प्रिंग या मैग्नेटिक छोटे छोटे, वो क्या एक डायरेक्शन में ठहरती हैं। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स है। ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ये इमेजिनरी होती है। पहली बात तो ये है, नॉर्थ से निकलती है साउथ तरफ एंटर करती है। कैसे पता लगाते हैं डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर कंपास रखते हैं। अगर हम कंपास रखते हैं यहाँ पर, कौन सा कंपास? मैग्नेटिक कंपास। तो एक फिक्स डायरेक्शन में वो ठहरेगा, इस तरह से होगा। यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से ठहरेगा है। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आना, बस इसी तरह बताना है कि मैग्नेटिक जो कंपास में जो निडल है, निडल की डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है। कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कंपास रख दिया जाए तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। इसमें कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। ये किया था ओरस्टेड ने सबसे पहले। किसने किया था? ओरस्टेड ने। डिफ्लेक्शन क्यों होता है? डिफ्लेक्शन जो होता है, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेट एंड निडल वो होता है ड्यू टू टॉर्क है। टॉर्क की वजह से होता है, रोटेटिंग टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। ध्यान रखना इस बात का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में डिफ्लेक्शन जो होता है ड्यू टू फोर्स होता है, क्योंकि वहां पर मोशन जो होता है लीनियर होता है ज्यादातर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादातर अगर आइसोलेटेड चार्ज है उससे फील्ड लाइन निकल रही है तो स्ट्रेट होगी, है ना। दूसरा चार्ज जब आसपास नहीं रखा है तब तक वो स्ट्रेट होगी, सीधी लाइन होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कर्व बनेगी, क्योंकि साउथ पोल आसपास होगा ही होगा। अगर बहुत दूर साउथ पोल है, पहली बात तो ये है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और भी है कि कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल अलग नहीं हो सकते। कभी भी मैग्नेट को तोड़िए आप, 2 टुकड़े कर देंगे दोबारा पोल बन जाएंगे, 3 टुकड़े करेंगे दोबारा, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, एक यहाँ तक कि एक एटम बना देंगे ना, वहां पर भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे जाके, है ना। तो कभी भी कहते हैं कि आइसोलेटेड या मोनोपोल और मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मोनोपोल जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट का, है ना। तो नॉर्थ पोल कभी अकेला मिलेगा ना साउथ पोल अकेला मिलेगा, हमेशा साथ में मिलेंगे ना। तो यहाँ पर यही हुआ था। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट क्या थे, मैं कहता हूँ कि ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट क्या था, ओरस्टेड कर कुछ रहे थे, वो कुछ और गया था एक्चुअली। क्या कर रहे थे वो? एक्चुअली कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनका। कुछ मान लो एक सर्किट बना हुआ था, बल्ब जल रहा था। यहाँ पर क्या है, एक कनेक्शन था सेल या बैटरी से, एक की लगी हुई थी और यहाँ पर कंपास रख दिया गलती से, है ना। गलती से रख गया था या आ गया था, तो क्या था, ये एक्सपेरिमेंट चल कुछ और रहा था, वो कुछ और गया था। यहाँ पे कंपास रखा, जैसे इन्होंने स्विच बंद किया तो क्या करंट जीरो होगी धीरे धीरे। करंट मैक्सिमम से जीरो तरफ, मतलब करंट वेरी करेगी। जब भी करंट वेरी किया तो डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, ध्यान किया गया, ये क्या हो गया, तो नीचे हो गई है ना। फिर स्विच ऑन किया तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ। स्विच ऑन करके छोड़ दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, है ना। फिर कंपास को आगे पीछे मूव किया, आगे लगे पीछे लगे, फिर जगह डिफ्लेक्शन हुआ। यानी इन्हें ये पता लगा कि कुछ ऐसी चीजें जो वेरी कर रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो है किसी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है पहले तो। और करंट की वजह से क्या, आसपास कोई फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट के आसपास कोई ऐसा फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन वैसे ही था जैसा कि मैग्नेट में था। नेचुरल मैग्नेट जो हमारे थे, इसके आसपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, वैसे डिफ्लेक्शन वहां पर था। तो उन्होंने पता लगाया, बाद में रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यानी करंट वेरी हो रही है, इसकी वजह से क्या आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये वैसे मैग्नेटिक फील्ड है जो नेचुरल मैग्नेट के आसपास होता है। तो ओरस्टेड के नाम याद रखना, ओरस्टेड की स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग याद रखना है और नाम भी याद रखना। 1820 की बात है करीब, 1820 में एक्सपेरिमेंट चला था ये, है ना। 1820 में ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। और करंट फ्लो क्यों होती है? आपको पता है करंट फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया, द मूविंग चार्जेस कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस, है ना, कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग कैन नहीं बल्कि होता ही है ना। तो मूविंग चार्ज के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड
होता है। ये स्टेटमेंट आपसे निकल आया। कई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग टाइप से स्टेटमेंट वाइज वैसे पूछ लेते हैं कि मूविंग चार्ज से क्या होता है। मूविंग चार्ज से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये लास्ट इनका वो था स्टेटमेंट का। उसके बाद इसी साल 1820 में एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट के फ्रांस के रहने वाले थे। इनका नाम था बायोट, एक का नाम था सेवर्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट है, बायोट और सेवर्ट, है ना। उन्होंने लॉ बना दिया कि मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, ये बता तो दिया ओरिस्टन ने कि मैग्नेटिक फील्ड है कितना होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बताया हमारे बायोट और सेवर्ट ने। इस बात को याद रखना। तो बायोट सेवर्ट ने क्या बताया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलेंगे हम लोग, है ना। बायोट के नाम पर यही बी है। तो कितना होगा ये हमारे बायोट सेवर्ट लॉ के थ्रू बताया गया। तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने एक लॉ बनाने की कोशिश की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए ना, उसके थ्रू लॉ बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए बहुत लंबा, इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर ले लिया जाए और उस कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दिया जाए। डीएल का एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, है ना। तो इस एलिमेंट के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस पर इस इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया। डिस्टेंस थी आर, है ना, और पॉइंट था पी, और एलिमेंट डीएल और आर के बीच में एंगल जो था थीटा था। ये बातें याद रखना है। क्या लिया, पहली बात ये है कि इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता लगा लिया। उससे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको डीबी बोलेंगे। छोटी क्या है, एक पार्ट है एलिमेंट का, उससे मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होगी, इस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी, या कम करेंगे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो उन्होंने सिंपली बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी इनफाइनाइट लेंथ जो है, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज बताई थी डीबी कि ये साइन थीटा, जो थीटा का साइन पार्ट जो होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और चौथी चीज बताई थी डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर क्या है, r का स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं, बार बार बोल रहे थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, और फोर्स में पढ़ा था कि जो भी चीज जिस चीजों में r² आता है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स लॉ को फॉलो करती है ना, सिंपल बात ये। सबको एक साथ कर दिया जाए तो डीबी जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटता है, कांस्टेंट आता है। यहां पर कांस्टेंट आता है, थोड़ा स्पेशल आता है, उसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब जब भी नॉट आता है किसी साथ, एप्सिलॉन नॉट जैसे आ रहा था, उसका मतलब होता है एयर और वैक्यूम के लिए। तो यहां पर म्यू नॉट एक नया कांस्टेंट है। म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ, या इन फ्री स्पेस, या एयर बोले या वैक्यूम बोले, या तो एयर बोले या वैक्यूम बोले, इनके लिए होता है ये, है ना। इसकी वैल्यू कुछ होती है, वो वैल्यू हम बताएंगे आपको कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर पर। देखो क्या होगी, देखिए कैसे निकालेंगे। म्यू नॉट वैल्यू निकालेंगे, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी टेस्ला होगी, इसका मीटर स्क्वायर होगी। अच्छा, मीटर स्क्वायर मीटर कट जाएगा तो टेस्ला मीटर पर स्क्वायर नहीं होगी, मीटर होगी केवल, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगी, है ना। क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होगी, है ना। तो देखिए फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो सकता है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोबारा लिखने फार्मूला एक बार, और आई डीएल साइन थीटा अपॉन r², या 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नहीं सॉरी 4 पाई नहीं, देखिए मैंने बताया जो वैल्यू है म्यू नॉट की वैल्यू है ये। अगर म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁷ बचेगा, कितना बचेगा, 10⁻⁷ बचेगा, 10⁻⁷, और आई डीएल साइन थीटा अपॉन r², ये टेस्ला में है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर मान ली बी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डीबी की फॉर्म में, ना। डीबी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ये है बायोट सेवर्ट लॉ, इतना सा नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए 3 लॉज हैं, तीनों राइट हैंड से इस्तेमाल होंगे, सीधा हाथ अपना, है ना। सीधे हाथ कौन सा है, देखो सीधा हाथी वाला है। इसमें राइट हैंड 3 लॉ है। एक है राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको। पाम रूल मतलब ये, अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में लगा दें
तो पाम की डायरेक्शन, पाम मतलब हथेली की डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन क्या होगी, हथेली के एरिया के ऐसा है और इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है, यानी जिधर थप्पड़ मारे हम कह सकते हैं ना, जिधर हम हथेली को मूव करें थप्पड़ मारे है ना, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहाँ पर देखिए करंट अगर ऊपर जा रही है और थंब ऐसा लगाए और स्ट्रेच फिंगर क्या है, स्ट्रेच फिंगर को पोजीशन में लगाना पड़ेगा जहां पर फील्ड निकालना है ना, फील्ड में लगा दिया, मैग्नेटिक क्या अंदर की तरफ होगा, अंदर को हम लोग शो करते हैं क्रॉस से, क्या करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं। दूसरा लॉ है राइट हैंड थंब रूल, जो कि हाई स्कूल में पढ़ते जा रहे हैं। थंब रूल क्या है, अगर करंट डायरेक्शन में थंब लगाएं तो जो कर्लिंग फिंगर है, घूमने वाली फिंगर जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। तो देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो कर्लिंग फिंगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस पॉइंट में क्या अंदर जा रही होगी, इधर वाले सारे पॉइंट में बाहर आ रही होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी, इस पॉइंट पे इधर होगी, बात समझ रही है, तो इस पॉइंट निकालना के अंदर की तरफ होगी, चाहे कोई भी लो लगा दिए डायरेक्शन सेम ही आ गई। तीसरा रूल है स्क्रू रूल, स्क्रू समझते हैं ना, स्क्रू जो घुमाते हैं तो सीधे हाथ से पकड़ गए, सीधे हाथ को, स्क्रू को सीधे हाथ से राइट हैंड से ही घुमाना है। अगर हम स्क्रू कसेंगे तो ऐसे घुमाएंगे, कसेंगे ना इस तरह से, इस तरह तो हमारा जो स्क्रू अंगूठे की डायरेक्शन होगी ना, अंगूठे जो जिधर मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा। तो अंगूठा ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट के अंदर जाएगा ना, ओपन करेंगे अगर मैग्नेटिक करंट नीचे होगा, जो कस रहे हैं ना, स्क्रू ऊपर जा रहा है ना, तो स्क्रू डायरेक्शन क्या है, स्क्रू डायरेक्शन बताता है, करंट डायरेक्शन बताता है, और थंब की डायरेक्शन क्या बता रहा है, थंब बता रहा है मैग्नेटिक डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक कैसा होगा, इस तरह सर्कुलर होगा। खास बात यह कि मैग्नेटिक क्या है, सर्कुलर डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर सर्कल्स बनती है बहुत सारी, कंसेंट्रिक सर्कल होंगी, जिसका सेंटर कहाँ होगा, जो वायर है उस पर होगा ना, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं ना, जिसका सेंटर कॉमन हो उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। बहुत सारे सर्कल बनेंगे, जिस पॉइंट निकालना है उस पर एक ही फील्ड होगा, एक ही सर्कल होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कौन कौन से लॉ है, 3 लॉ है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तीनों नाम को याद रखना नाम, कि कई बार पूछे थे कौन सा ऑप्शन सही कौन सा नहीं, किससे निकाल सकते हैं किससे निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भी बायोट लॉ का पहले एप्लीकेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये एम्पीयर को मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ स्ट्रेट ट्रेपल मतलब करंट करेंट कंडक्टर। पूरे चैप्टर में ट्रेपल हम लोग क्या बोलेंगे उसको, करंट करेंट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ मतलब गिवन लेंथ है, इनफाइनाइट वाला नहीं, इनफाइनाइट होता तो डायरेक्ट सुनाते हम लोग ना, ये फाइनाइट लेंथ है मतलब गिवन लेंथ है, उस लेंथ के कंडक्टर सीधा है, स्ट्रेट है। तो हमने ए बी एक कंडक्टर ले लिया है, जिसके किसी पॉइंट पर किसी पोजीशन पर एक सी डी क्या है, एक एलिमेंट ले लिया है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, जिसकी लेंथ डीएल होती है। क्या होती है, डीएल लेंथ होती है। उससे किसी एंगल पर, कोई एंगल मान लो, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी है, थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पर, इस कंडक्टर पर, जिसको जो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी डिस्टेंस आर है, अगर बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो वहां पर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, वहां पर डिस्टेंस लेंगे एक्स वाली ना, एलिमेंट से डिस्टेंस होती है। अप्लाइंग बायोट सेवर्ट लॉ तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा है, वहां पर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर क्या है, यहाँ पर एक्स होगा, ये याद रखना है। दूसरी बात यहां पर है कि भाई जो एंगल हमने लिया है सी पी क्यू वो फाई है, और सी पी डी क्या है, डी फाई है, एंगल छोटा सा। अगर हम सी से और पी डी पर एक परपेंडिकुलर डालें, सी से पी डी पर एक परपेंडिकुलर डालें, है ना, इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, सी डी, इसको कुछ और बोलते हैं, सीई बोल देते हैं ना, सीई क्या है, एक परपेंडिकुलर है ना। ये परपेंडिकुलर सी डी ई ट्रायंगल के लिए और सी पी ई ट्रायंगल के लिए क्या नॉर्मल होगा कि नहीं, नॉर्मल होगा। इस वाले ट्रायंगल का भी नॉर्मल है, ये इस वाले ट्रायंगल का नॉर्मल है। ये क्यों करना है ये अभी आगे पता रहेगा ना। तो सबसे पहले आप ये करिए, अप्लाई करिए बायोट सेवर्ट लॉ। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग बीएसएल बायोट सेवर्ट लॉ क्या बताता है, डीबी जो होता है इनफाइनाइटेसिमल का, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। थीटा कौन सा, ये वाला, डीएल और एक्स के बीच में एंगल है, डिस्टेंस के बीच में एंगल, वो थीटा होता है ना, अपॉन आर स्क्वायर हो, तो आर नहीं है पर क्या, आर को क्या एक्स लिए तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स। सिंस सीई इज परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल सीडीई एंड सीपीई, इसका परपेंडिकुलर है। तो अगर हम निकालें, देखो, और परपेंडिकुलर होता क्या है, देखो सी क्या हुआ, सी इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा के टर्म्स में होता है डीएल साइन थीटा, इसके लिए तो डीएल साइन थीटा हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल के क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल के निकालेंगे तो एक आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एक फार्मूला याद रखिए, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल होता है। आर्क क्या हमारा सी है और रेडियस क्या हमारा एक्स है, एंगल क्या है, डी फाई है। तो सी के अंदर होगा, सी इक्वल टू जाएगा एक्स इंटू डी फाई बराबर होगा, नहीं बताओ, तो ये क्या होगा, एक्स इंटू डी फाई के बराबर होगा। पुटिंग दीज वैल्यू क्या, डीएल साइन थीटा जहां पर, वहां पर क्या करो, जहां पर डीएल साइन थीटा है वहां पर एक्स इंटू डी फाई रख दीजिए, है ना। तो डीबी इक्वल टू जाएगा, डीबी इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट जाएगा तो फार्मूला बचेगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स और डी फाई, है ना, इतना बचेगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए
अगर हम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और ले लें, कौन सा, सी क्यू पी की अगर बात करें हम, है ना, तो देखिए ये क्या है, सी क्यू पी में ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस है। फाई एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता नहीं होता है, और एंगल क्या है, फाई है, कॉस फाई होता है। तो देयरफॉर बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है आर अपॉन, और हाइपोटेन्यूज है एक्स इक्वल टू कॉस फाई, है ना। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जाएगा हमारा आर अपॉन, एक्स इक्वल टू होगा आर अपॉन कॉस फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्स क्या होगा, आर अपॉन कॉस फाई होगा, और ऊपर क्या है, डी फाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और कॉस फाई डी फाई। एक और वजह थी करने की, हमको डी फाई पता है और है ना, तो ले आप उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। देयरफॉर अगर बी निकालेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए एक बात का और, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहां पर लिमिट्स पता होना चाहिए। लिमिट किसकी, फाई की। फाई की लिमिट क्या होना चाहिए, फाई की लिमिट इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक होना चाहिए। क्या करेंगे, इस कॉर्नर का फाई और इस कॉर्नर फाई, लिमिट ही होगी, है ना, लिमिट ही होगी। इस कॉर्नर फाई जो होगा वो इधर होगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये फाई 1 होगा, और है ना एंटी क्लॉकवाइज। और इसका फाई क्या होगा, इस वाले फाई, इसका फाई ये क्लॉकवाइज होगा, इसका फाई 2 बोल देंगे, क्या होगा, फाई 2 बोल देंगे, चाहे यहां पे लिख दे चाहे यहां लिख दीजिए। तो लिमिट कहां लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे हम लोग फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम लोग नेगेटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, ना। तो क्या होगा, माइनस फाई 1 होगा, उधर क्या होगा, प्लस फाई 2 होगा, ठीक है। तो लगा दी लिमिट, और इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो है लेकिन डियर नहीं है, आई अपॉन आर और कॉस फाई डी फाई, है ना। अब ये तो फिक्स है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट वेरी नहीं कर रही, आर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी, कॉस फाई वेरी कर रहा है केवल, है ना। तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे बस। तो इसको लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, माइनस फाई 1 से फाई 2 लिमिट लगा देंगे और कॉस फाई और डी फाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई क्या होगा, अब होगा साइन फाई, और लिमिट अगर लगा देंगे साथ में माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक, क्या होगा, फाई 1 से लेकर माइनस और प्लस फाई 2 तक क्या होगा, देखिए साइन अपर लिमिट फाई 2, फिर माइनस और लोअर लिमिट का साइन माइनस फाई 1, है ना, ध्यान रखना इस बात का। आगे क्या होगा देखिए, साइन फाई 2 और माइनस साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो साइन फाई 1। तो जहां पर ये क्वांटिटी है, इतना इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है, इसको क्या है, ये आंसर लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे उसकी। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये क्या आया देखिए, ये आया साइन फाई 2, तो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बायोट सेवर्ट लॉ का ये बॉस फार्मूला है, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, है ना।